डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर किसी जंगल में पेड़ पौधे ना हो, विविधताओं से भरी वनस्पतियां ना हो और उनमें रहने वाले जानवर और अन्य जीव ना हो, तो क्या आप उसे जंगल मानेंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। सही सोच रहे हैं आप। लेकिन क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ में एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पिछले करीब 10 साल से एक भी बाघ अस्तित्व में नहीं है, फिर भी वो टाइगर रिजर्व है। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ इन कागजी बाघों के संरक्षण और संवर्धन पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर हकीकत में बाघ को किसी ने नहीं देखा। पेश है टाइगर रिजर्व के नाम पर हो रहे इस महाफर्जीवाड़े को बेनकाब करती हमारी विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पिछले करीब एक दशक से किसी ने भी बाघ नहीं देखा। बावजूद इसके वन विभाग का अमला लगातार यह दावा करता है कि यहाँ बाघ के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यह दावे कुछ दिन बाद ही हवा हो जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए काम करने वाली केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी कई बार वन विभाग के दावों पर सवालिया निशान लगा चुकी है। हर 4 साल में बाघों की गणना होती है और उसी के आधार पर केंद्रीय एजेंसी NTCA उनकी संख्या को लेकर रिपोर्ट पेश करता है। पिछली गणना 2018 में हुई थी। उस समय NTCA ने आंकड़े जारी कर जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में केवल 19 बाघ ही हैं। तो वन विभाग में भारी खलबली मच गई थी, क्योंकि 2014 में 46 बाघ होने का दावा किया गया था। प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्वों में बाघों को लेकर सबसे दयनीय स्थिति उदंती सीता नदी की है, क्योंकि यहाँ आज तक न तो किसी ने बाघ देखा है और न ही कोई पुख्ता साक्ष्य। मैनपुर निवासी और रिसर्चर तीव कुमार सोनी कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार को इसका प्रमाण देते रहे हैं कि यहाँ बाघ नहीं है। बाहर से बाघ का मल लाया जाता था। कुछ लोग आते थे जो जंगलों में जाके बाघ का मल को फेंक देते थे। तो ग्रामीणों ने मुझे बताया कि बाहर से कोई आदमी आता है और बाघ का मल को फेंक देते हैं, फिर ये लोग आके उठा के यहाँ बाघ का मल मिला है ऐसे करके शासन को रिपोर्ट पेश करते थे। उदंती सीता नदी रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है। इसके बावजूद कोर एरिया में रहने वाले ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिसके विरोध में वो प्रदर्शन करते रहे हैं। हम लोग राज्य की सरकार और केंद्र को सरकार को लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ ना कोई अभ्यारण्य में आपका बाघ है, ना चीता है, ना कुछ भी नहीं है। आप तत्काल अभ्यारण्य जो घोषित किए उसको निरस्त करो और हमारे लोगों को अंतिम गांव की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं, उन आदिवासी हैं, उनका मूलभूत सुविधा जो शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम करो। हम लगातार धरना प्रदर्शन, चक्का जाम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को अवगत करा रहे हैं। आज हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार इधर बड़ी बड़ी योजना लॉन्च कर रही है, उस योजना का उस गांव के लिए व्यर्थ है। जब से यहाँ टाइगर रिजर्व बना है, आदिवासियों का जीवन और संकटपूर्ण हो गया है। लोग बिजली, पानी और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं के मोहताज हैं। आदिवासी के जीवन तो और संकट में फंस गया। न तो वन उपज मिला, न जंगल में जाने की अनुमति नहीं। तो एक तो जंगल पे ही उनका जीवन है और कुछ नहीं, वन उपज से ही उनका ज़िंदगी है। वो वन उपज इकट्ठा करने के लिए वो कोई इजाज़त ही नहीं है, जंगल में घुस ही नहीं सकते। तो एक गुलामों की तरह जी रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों को बाघ होने का दावा पेश कर भारी भरकम फंड हासिल करने के लिए टाइगर रिसर्च का अमला एक से एक हैरत अंगेज तरीके अपनाता रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार प्रशासन और वन विभाग के उच्च अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। यहाँ बाघ हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितने हैं, इस बात को लेकर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग दावे करते हैं। सन 2020 की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बाघ उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बाहर के जंगलों में देखा जाता है। देश के शुरुआती 9 टाइगर रिजर्व जो घोषित हुए थे 1973 में, वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे फिर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उदंती सीता नदी में कितना टाइगर है सर वर्तमान में? देखिए, अभी तो काउंटेड नहीं है, लेकिन इनका 4-5 टाइगर्स का आने जाने का होता रहता है। 4-5 टाइगर है यहाँ, मतलब आते जाते, सोनाबेड़ा से आते रहते हैं। यहाँ का नहीं है वो?
नहीं, यहाँ के नहीं, बाहर से उदंती व्यक्ति भी नहीं है। इस समय उदंती में नहीं है, आना जाना लगा रहता है उनका। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षण पी.वी. नरसिम्हा राव इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। तो इसमें सर कितने टाइगर हैं अभी उदंती सीता नदी में? आप थोड़ा 2-3 महीने इंतजार कर लीजिएगा। हाँ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 22 दिसंबर 2022 में रिपोर्ट रिलीज करेगी, तब आपको पता चलेगा साइंटिफिक बेसिस पे, ठीक है ना। और अभी कुछ तो सर अपने को जो अपना फीडबैक मिल रहा होगा, ऐसा नहीं, हम नहीं बताते उसको, क्योंकि हमको तो साइंटिफिक बेसिस पे ही बात करनी पड़ती है। और साइंटिफिक बेसिस इतना तो पता होगा कि है कि नहीं है टाइगर। है ही बोल के बोल रहा हूँ ना, नहीं है बोल के हम नहीं बोल रहे है। कितना संख्या की बात कर रहे तो फिर वेट फॉर दी रिपोर्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। हर 4 साल में जब भी बाघों की गणना का दौर आता है, टाइगर रिजर्व के अधिकारी कभी बाघ के मल मिलने या पंजे के निशान मिलने या ट्रैप कैमरे में फोटो मिलने का दावा पेश करते हैं, ताकि बजट मिलने में व्यवधान न हो सके। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने बीते 30 नवंबर को मीडिया को कुछ फोटो जारी कर बताया कि जंगल के लगे कैमरे में बाघ ट्रैप हुआ है। हालांकि ये फोटो जंगल के किस लोकेशन की है, इसकी जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। बाघ की उम्र क्या है, क्या वह सोनबेड़ा का प्रवासी बाघ है, इसकी जानकारी भी वन विभाग के पास नहीं है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कभी भी किसी पर्यटक ने बाघ नहीं देखा। पर्यटकों की बात तो छोड़िए, पीढ़ियों से इन्हीं जंगलों में रहने वाले वनवासियों ने भी न तो कभी यहाँ बाघ देखा और न ही उसकी दहाड़ सुनी। इतना ही नहीं, वन विभाग के मैदानी अमले को भी कभी बाघ नहीं मिला और न ही बाघ द्वारा शिकार किए गए जानवर के अवशेष। इसके बावजूद इस टाइगर रिजर्व से जुड़े अधिकारी बाघ संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वन अधिकारी कागजी दावे पेश कर फंड हासिल करते हैं और कुछ ही समय बाद ये दावे खोखले साबित हो जाते हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा बाघ के नाम पर हो रहे इस फर्जीवाड़े की लगातार शिकायतें होती रही हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा। जांच को लेकर वन विभाग के उच्च अधिकारियों की उदासीनता यह दर्शाती है कि इस घोटाले के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। एशियन न्यूज़ के लिए गरियाबंद से संजय दुबे की रिपोर्ट। तो एक स्पेशल रिपोर्ट जो आपने अभी देखी, एशियन न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो इस बात का पर्दाफाश करती है कि सीता नदी उदंती अब टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है उसमें बाघों की संख्या संदेह के दायरे में है। पिछली जब गणना हुई थी 2018 में, तब और अब के बीच में बाघों की गतिविधियों की ऐसी कोई मूवमेंट कोई नज़र नहीं आया है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्राणी विशेषज्ञ प्राण चड्ढा जी जुड़ रहे हैं बिलासपुर से, साथ ही स्टूडियो में हमारे संवाददाता भी हैं संजय दुबे जी, जिन्होंने इस रिपोर्ट को दाखिल किया है। तो संजय जी, आपसे मैं बात करूं, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी है, तो आपसे बात करने के पहले मैं प्राण चड्ढा जी का स्वागत करता हूं स्टूडियो में, और उनसे, चूँकि उनका एक लंबा अनुभव है वाइल्ड लाइफ का, इसलिए उनसे समझना चाहता हूं कि बाघ किसी भी टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए केंद्र सरकार किस तरह के क्राइटेरिया अपनाती है। प्राण जी, पहले तो ऐसा होता था कि जहाँ टाइगर ज्यादा हो गए वहाँ बाघ टाइगर रिजर्व नहीं बनाते थे जी। मैंने जो अचानक बाघ का एक बार प्रपोजल प्रस्तुत किया था, गलती से वहाँ 27 बाघ लिख दिए गए थे, तो प्रपोजल वाइल्ड लाइफ बोर्ड भोपाल से वापस आ गया, भोपाल में दिल्ली से वापस आ गया। यहाँ ऑलरेडी 27 टाइगर है, जबकि वो गिल्टी फॉल्स थी, वहाँ 27 टाइगर थे ही नहीं, परंतु इनके रिकॉर्ड और कागजों में 27 टाइगर थे। तो इनके कागज कुछ बोलते हैं और जमीनी हकीकत कुछ रहती है। आज ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में वास्तव में बाघों की बहुत कमी है। ये लोग टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद ये भी बताएं, यदि टाइगर घोषित करने के बाद बाघ नहीं है तो क्या लाने वाले हैं, क्या कोई ऐसा प्लान है क्या उनका कि वो टाइगर लेके आएंगे, कहीं कोई इनको टाइगर दे रहा है क्या? क्योंकि हम लोगों ने इतने टाइगर बता दिए हैं कि कोई अन्य प्रदेश हमको टाइगर क्यों देगा? बोलेगा आपके यहाँ तो टाइगर है, आपके यहाँ टाइगर शो करते हो आप, तो आपको टाइगर देने की क्या जरूरत है? इनको ये भी सोचना चाहिए। और वन विभाग के लोग कर्मचारी यदि बोल रहे हैं और वहाँ पे अधिकारियों को टाइगर नहीं दिख रहा है और ट्रैप में टाइगर आ रहा है, तो उसको कितना मानोगे? उसको तब तक नहीं मानना चाहिए कि वो नया टाइगर है,
उसको भोपाल में भेजा जाए, या इनके पास वो कंप्यूटर हो जिससे वो पता लगाए कि ये टाइगर पहले भी कभी ट्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। प्राण जी जो 2014 में जब गणना हुई थी बाघों की तो छत्तीसगढ़ में 46 बाघ बताए गए थे, 2018 में हुई तो 19 हो गए, 2022 में पता नहीं क्या होगा, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है तो हमें नहीं मालूम कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन जो ये संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है, आप उसके लिए मुख्य रूप से क्या कारण मानते हैं? मैं मुख्य रूप से फर्जी गिनती को कारण मानता हूँ। पहले क्या था कि कोई भी कितना भी लिख के भेजता रहता था और पंजों के मार्क के हिसाब से टाइगर की गणना होती थी। पंजे की जो वो वैज्ञानिक गणना नहीं होती थी, वो गणना गलत रहती थी। कहीं अगला पंजा, कहीं पिछला पंजा, कहीं कुछ उसी का पंजा रिपीट हो जाता था, पता नहीं लगता था। अब क्या है, धारी से टाइगर की गणना होती है, जो कंप्यूटर में दोनों तरफ से जब क्लिक होता है ट्रैप कैमरे में, तो जो धारियां आती हैं उन धारियों का मिलान किया जाता है, जिस वजह से हमारे हाथ की उंगलियां अलग अलग, अंगूठे की उंगलियां अलग अलग धारियों वाली रहती है, और उसी टाइगर की भी धारियां अलग अलग होती हैं। चेहरे से लेके पूंछ तक किसी भी टाइगर की मिलने की बाद 2 फुट दूरी में भी उनकी धारियां अलग हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक ये गणना चालू हुई, धारी से गणना, तो हमारे जो फर्जी टाइगर थे 47, वो 17-18 में आकर रुक गए। यानी हमने 27 टाइगर उस समय कम कर गए हमारे 4 साल में। अब देखिए इसके बाद जो बचे हुए टाइगर है, ये 17 नहीं है, अभी भी मैं कह सकता हूँ कि टाइगर 10 से ज्यादा नहीं होंगे, उनमें ज्यादातर टाइगर प्रवासी होंगे। हमारे यहाँ जो खासकर अचानकमार टाइगर रिजर्व है, यहाँ से बांधागढ़ और अच्छा कान्हा के टाइगर आते जाते रहते हैं। इन टाइगर को भी वो गिन लेते हैं। पर जब यहाँ से अब की बार गणना होगी और कान्हा में वो टाइगर लोकेट हुआ होगा कैमरे के सामने में, तो निश्चित जान लीजिए टाइगर की गणना कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। संजय जी, आपसे समझना चाहूँगा, आपने उस पूरे इलाके का दौरा किया, कई चौंकाने वाले खुलासे, हमने लोगों की बातें भी सुनी। उनका जो गंभीर आरोप था कि बाहर से टाइगर का मल लाकर कुछ बाहरी लोग लाकर फेंकते देखे गए। एक और इस तरह की क्या बातें थी जो आपको अपनी जांच के दौरान सामने मिली? जी बिल्कुल, हमारी जांच में हमने जब उस क्षेत्र का दौरा किया और कोर एरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में गए, तो बहुत सी चौंकाने वाली जानकारियां मिली, जिसमें ये कि कुल्हाड़ी घाट जो क्षेत्र है, वहाँ कई बार ऐसा हुआ कि बाघ का मल फेंकते हुए ग्रामीणों ने देखा। इसकी शिकायत भी की, लिखित शिकायत कलेक्टर से भी हुई, हालांकि उस पर क्या कार्यवाही हुई ये अब तक किसी को नहीं पता। इसके अलावा एक और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली जानकारी ये मिली कि बाघ के पैरों के सांचे बनाए जाते थे और उन सांचों से जो गीली जगह रहती थी उस पर निशान बना के और ये शो कर दिया जाता था कि बाघ इधर से गुजरा है, और उसके फोटो लेके भारत सरकार को पेश कर दिया जाता था। ये सारी चीज़ें ग्रामीणों ने हमें बताई। जी, तो ये बहुत मतलब चौंकाने वाली बात है, किस तरह से फंड के दुरुपयोग के लिए या किसी भी टाइगर रिजर्व को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, ताकि केंद्र सरकार से वो रकम मिलती रहे, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसे हमारी ये रिपोर्ट बेनकाब कर रही है। प्राण चड्ढा जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जब बाघ के मूवमेंट की बात होती है, जैसे छत्तीसगढ़ के जंगलों की बात करें तो ज़्यादातर जंगल इमारती लकड़ी के जंगल हैं, और इमारती लकड़ी के जंगल में वन्य प्राणियों के पनपने के लिए, छिपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। क्या आपको लगता है ये सीता नदी उदंती अभयारण्य का जो इलाका है वो जंगली जानवरों के सर्वाइव करने के लिए एक उपयुक्त जगह है? ये 2 बातें। पहली बात जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि टाइगर का मल फेंका गया, अरे भैया जब उधर बाघ नहीं तो टाइगर का मल कहाँ से आ गया जिसको ला के फेंका वो? अब उसका तर्क क्या अचानक मार का टाइगर जहाँ कम है वहां से बाघ मल कलेक्ट करके आपके यहाँ फेंकेंगे? वहाँ खुद मल नहीं मिल रहा टाइगर का मल नहीं, जब टाइगर ही नहीं तो उसका मल कैसे फेंक दिए भाई? ये बिल्कुल मैं उसको खारिज करता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। टाइगर का मल जो रहता है उसमें जो जानवर खा रहे हैं तो उसके बाल भी होते हैं। जैसे मान लो चीतल खाया तो उसके चीतल के रंग के वो साथ में बाल भी खा जाता है मटन के साथ में, और जब वो निकलते हैं तो वो साथ में वो बाल भी रहते हैं। टाइगर का मल पहचान में आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अब बच नहीं सकता कि कोई भी टाइगर, जैसे इंद्रावती का टाइगर हो सकता है जो नक्सलाइट एरिया में रहता है, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कभी कैमरे सही तरीके से लगे नहीं गए, और वो लगे हैं तो वो
टाइगर कैच हुआ या नहीं हुआ, ये एक विवाद हो सकता है। पर सीता नदी जहाँ पे गांव है, बसे हुए हैं, जहाँ के लोग आ जा रहे हैं, वहाँ के टाइगर का रिकॉर्ड अगर मान लें रिपीट होगा तो भोपाल का बैठा हुआ कंप्यूटर पकड़ देगा। इसलिए बिल्कुल आप निश्चित जानिए कि अगर टाइगर है और ये लोग भेजेंगे वन विभाग वाले कि ये टाइगर वहां से मिला है, तो वहां से आ जाएगा ये टाइगर आपका यहाँ का नहीं है। लेकिन प्राण जी, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामवासी हैं, जो कोर एरिया में भी अभी भी जो आदिवासी हैं या आसपास के इलाकों के, वो बार बार ये बात कहते रहे हैं कि उन्होंने कभी बाघ नहीं देखा। 2018 में जिस कुल्हाड़ी घाट की चर्चा अभी संजय कर रहे थे, वहाँ हाथी के एक बच्चे का शव मिला था और तब वन विभाग ने ये क्लेम किया था कि उसके जो दोनों पिछले पैर हैं उस पर दांत गड़ाने के निशान हैं, जो कि बाघ के निशान हैं। तो अगर स्थानीय लोग कभी बाघ का मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं, तो इस बात को कैसे पुष्ट करें कि वहां बाघ है कि नहीं है? बाघ का मूवमेंट देखना बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि अब यहाँ के बाघ बहुत कम है और वो इतनी दूर रहते हैं जंगल से कि वो आदमी से बहुत दूर रहते हैं। वो आदमी से बहुत डर गए। किसी समय बाघ बहुत ज्यादा थे तो उसका मूवमेंट दिखता था। अब एक या दो बाघ यदि होंगे तो क्या इनको दिखेंगे? बाघ रात को मूवमेंट करते हैं और साधारणतः कोई भी गांव में वाला रात को सड़क पर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो बात अलग है। पर ये जैसे कि अभी अपने जो वन विभाग के अधिकारी बोल रहे थे कि अभी जब टाइगर की गणना होगी तो हम आप बता देंगे कितना टाइगर है, तो उनके पता लग जाएगा उनको खुद कि टाइगर है या नहीं है। क्योंकि आपकी गणना में आपका टाइगर माना नहीं जाएगा, माना वो टाइगर जाएगा जो भोपाल में से धारियों के मिलान के बाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए इंतजार कीजिए, 2-3 महीने की बात है। अभी क्या हुआ था, टाइगर डे पे गणना नहीं हो सकी, हमारे यहाँ से आंकड़े नहीं भेजे जा सके, जो दैनिक भास्कर में भी प्रकाशित हुआ है। तो हमारे यहाँ से जानकारी ही नहीं गई, तो लंबित हो गया है। जिस दिन भी जानकारी जाएगी शीशे के समान साफ हो जाएगा और हर आदमी को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी की बात नहीं, वह कंप्यूटर की बात है। ये मानता हूँ मैं कि ये लोग गलती करते हैं, टाइगर रिजर्व बना दिए थे, टाइगर नहीं रहता है, परंतु थोड़े दिन में साफ हो जाता है कि यह टाइगर नहीं है, टाइगर रिजर्व बनाया गया। फिर नया काम चालू होगा कि हम यह टाइगर लाएंगे। सब जगह कोर एरिया में यहाँ पे आबादी है, हर जगह यहाँ पे आदमी घूम रहा है, जंगल की गोपनीयता भंग होती है और टाइगर यहाँ पे बहुत कम है। ये लोग जो 12-15 बता रहे हैं ना, उतने टाइगर भी नहीं है जी। इनके कागजों में टाइगर है। और कंप्यूटर से एक बार आने दीजिए, जहाँ 27 से 46 से 17 आ गए, तो वहाँ 17 से 12 भी हो सकते हैं और 22 भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल आंकड़ों से जब मिलान होगा तभी पता चल पाएगा। संजय जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जब आप इन इलाकों में गए, एक समस्या तो ये सीधी है कि टाइगर है या नहीं, और NTCA की रिपोर्ट भी आपने चर्चा की थी कि उसमें भी कहा गया कि सीता नदी एरिया जो है उसमें बाघ नहीं है। तो और क्या समस्याएं आपको दिखी ग्रामवासियों की, जो कि एक टाइगर रिजर्व होने के चलते उनको भुगतनी पड़ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि उदंती सीता नदी का जो इलाका है वो ओडिशा का जो सोनाबेड़ा अभ्यारण्य है उससे लगा हुआ है। और जो CCF, तात्कालिक CCF राजेश पांडे जी ने भी अपनी बाइट में ये बात कही कि सोनाबेड़ा से बाघ आते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर जो उदंती सीता नदी में देखे गए बाघ हैं वो बॉर्डर एरिया पर सोनाबेड़ा के बाघ आते हैं। एक बात ये हुई। दूसरी, आपने पूछा जो कोर एरिया के गांव हैं जी, उनमें क्या समस्याएं आ रही हैं। तो कोर एरिया के गांव में चूंकि अभी तक उनका विस्थापन नहीं हो पाया, 13 साल गुजर गए हैं और वहाँ कोई भी बुनियादी सुविधाएं विकसित नहीं की जा रही हैं। वन विभाग ने सारी चीज़ों पर रोक लगा रखी है। वहाँ न पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की सुविधा है। हमने सारा अंदर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखा कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है उन गांवों की। ग्रामीण एक गड्ढा तक नहीं खोद सकते हैं, ऐसी स्थिति है जी। और अभी तक उनको न तो शिफ्ट किया गया और न ही अधिकारी खुद मानते हैं कि यहाँ प्रवासी बाघ आते हैं जी। प्राण चड्ढा जी, जैसे अभी सोनाबेड़ा की चर्चा संजय जी ने की और उन्होंने बताया कि सोनाबेड़ा से बाघ आते हैं। चूँकि आपका वन्य जीवन से लगाव बहुत चर्चित है, आपकी फ़ोटोग्राफी जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी है उसके बहुत सारे लोग फ़ैन हैं, मैं खुद भी हूँ। जो बाघों के मूवमेंट की बात करें तो एक बाघ को सामान्य तौर पर रहने के लिए कितने बड़ी जगह की ज़रूरत होती है और कितने इलाके में उसका आमतौर पर मूवमेंट होता है? देखिए
देखिए अपन अभी टाइगर की गणना पे, टाइगर है या नहीं इस पे बात कर रहे हैं जी। अगर वो बाहर से भी बाघ आ रहे हैं ना, तो कंप्यूटर में वो बता देगा कि ये बाघ टोना उड़ीसा का है, ये बाघ कान्हा का है, ये बाघ हमारे यहाँ अचानक मार्ग में एक बाघिन पकड़ घायल मिली जी। उसको सब कोई बोले हमारे यहाँ की बाघिन है, दावा हो गया, फील्ड डायरेक्टर बोलने लगे सब कोई। और उन्होंने जब उसको मार्किंग भेजी तो पता लगा वो बांधवगढ़ है। जैसे ही वो वहाँ का फोटो जाएगी शीशे के समान साफ हो जाएगा। ये पहली बात ये। और जो बाघ जो है वो एक रात में भी 10-15 किलोमीटर दूर जा सकता है। जब अचानक मार्ग यहाँ से अचानक मार्ग और बांधवगढ़ में बहुत काफी दूरी है, लगभग 200 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस होगा। वहाँ के टाइगर आराम से आते हैं और आराम से वापस चले जाते हैं। इसका तो रिकॉर्ड ये है कि 1600 किलोमीटर दूर तक टाइगर माइग्रेट किया है, उसका रिकॉर्ड है जी। बांधवगढ़ का टाइगर राजस्थान में भी मिला है। तो इस प्रकार के इनका असीमित है। बांधवगढ़ का एक टाइगर भाग के यहाँ नहीं, बांधवगढ़ पन्ना का एक टाइगर बांधवगढ़ में था जिसका नाम पन्ना लाल रखा गया था जी। एक दिन अचानक दिखा एक बड़ा सा टाइगर, टूरिस्ट लोग दंग खा गए कहाँ से आ गया, गाइड पहचान नहीं सके। फिर पता लगा कि पन्ना से एक टाइगर मिसिंग है। तो उस मिसिंग टाइगर का जब इस धारियों से मिलान हुआ तो पन्ना का टाइगर मिला, उसका नाम पन्ना लाल था। अभी वो टाइगर शायद कोरिया में मिल रहा है। कोरिया का जो नेशनल पार्क है वहाँ पे उसकी धारियों से मिलान हो रहा है उसका। तो इस प्रकार से इनका मूवमेंट चलते रहता है, परंतु फिर भी एक नर का टेरिटोरियल ज्यादा रहता है, उसमें 4 या 5 मादा भी रह सकती है जी। पर दो नर एक टेरिटोरियल नहीं रह सकते जी। बिल्कुल प्राण जी, जो बहुत ही एक चर्चित मामला था, आपने भी जरूर वो पढ़ाई होगा किताब जिम कॉर्बेट ने जो मैन ईटर लियोपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग लिखी है। उस बाघ जो, हालांकि वो बाघ का मसला नहीं है, बघेरे का मसला यानी कि तेंदुए का मसला है, लेकिन उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपनी किताब में कि कोई भी शिकार करने के बाद वो तुरंत लगभग 10 किलोमीटर दूर चला जाता था और पूरा एरिया ऑफ ऑपरेशन, जिसमें उसने 8 साल 6 साल से अधिक समय तक अपना जीवन व्यतीत किया और लगभग 500 लोगों के रिकॉर्ड मौतें उसके नाम जिसमें दर्ज हैं, तो वो 500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ऑपरेट कर रहा था। तो बाघ इतने बड़े एरिया में क्या बाघ भी ऑपरेट करते हैं? नहीं, ये एक विशेष टाइगर है, विशेष वो था जो पैंथर था, लेपर्ड था जो जिसका वर्णन उन्होंने किया है। जो आदमी का जो शिकार करने लगता है जी, तो वो आदमी की चालाकियों को भी समझने लग जाता है। वो जानता है कि मैं यहाँ पे आज उसको मारा हूँ, कल मेरे ऊपर हमला होगा, तो वहां से मूवमेंट करता है। क्योंकि एक आध बार ऐसा उसके हो जाता है, लाश लेने गए हुए आदमी उसको दौड़ा दे या गोली चल जाए उसके ऊपर, तो इस कारण वो अपना एरिया बढ़ा लेता है। ये उस समय की बात है जब रेलवे लाइन खींची जा रही थी, वहाँ तब की बात है। तो इसलिए उसका मूवमेंट इतना बढ़ गया। बाकी इतना दूर आम टाइगर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ अगला टाइगर भी उसको मिलता है जो टेरिटोरियल फाइट करके उसको भगा देता है। बिल्कुल टेरिटोरियल फाइट के चलते वो उस इलाके में नहीं जाता। हालांकि जिस घटना का जिक्र मैंने किया वो बहुत पुरानी बात है, 1918 से 1926 के दौरान गढ़वाल के इलाके में ये रेलवे लाइन बन रही थी जी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राण जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, अपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और संजय जी आपका भी कि आपने एक स्पेशल रिपोर्ट उस इलाके से लाई है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल के इस हिस्से में हम चर्चा कर रहे थे सीता नदी उदंती अभयारण्य की, जहां पर कि बाघों की संख्या को लेकर संदेह पैदा होता है और जो एनटीसी की रिपोर्ट भी पिछले दिन हो रही है और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बाघ नहीं है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि बाघों की नकली संख्या दिखाने के लिए वहां बाघ का मल ला के फेंका जाता है, सांचे से बाघ के पंजे के निशान बनाए जाते हैं। बाघों की गणना चूंकि हर 4 साल पर होती है, तो इस बार बाघों की गणना होनी है और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि सीता नदी उदंती अभयारण्य में बाघ हैं या बिल्कुल नहीं है और फंड का गोलमाल किया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।